प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं सुरेश चंद्र मीना, प्रवक्ता विद्युत के पद पर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बारा में पद स्थापित हूँ। आज के इस वीडियो ई लेक्चर के अंतर्गत हम इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी ई 205 के टॉपिक नॉर्टन थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे एवं जानेंगे कि इस थ्योरम के द्वारा किस प्रकार एसी सर्किट एवं डीसी सर्किट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में हमने इस थ्योरी के बारे में पढ़ा कि नॉर्टन थ्योरम्स क्या होती है, किन किन स्टेप के अंतर्गत न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम इस थ्योरम के द्वारा इस दिए हुए डीसी सर्किट के रेजिस्टेंस 2 ओम में करंट का मान ज्ञात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्टन थ्योरम के द्वारा किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम हम आईएससी का मान ज्ञात करते हैं। तो स्टेप 1 में हम आईएससी का मान ज्ञात करेंगे एवं आईएससी का मान ज्ञात करने के लिए जो लोड ब्रांच होती है अथवा जिस ब्रांच में करंट का मान ज्ञात करना होता है उसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दिए हुए सर्किट में से लोड ब्रांच ए और बी टर्मिनल के मध्य में है जिसमें रेजिस्टेंस 2 ओम है। सबसे पहले हम इस लोड ब्रांच ए बी को हटा देंगे। तो यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम में देखिए, ए और बी टर्मिनल के मध्य में जो लोड ब्रांच 2 ओम है उसको हटा देते हैं। हटाने के बाद टर्मिनल ए और बी को क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो यहाँ पर ए और बी को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 10 वोल्ट का ये सोर्स लगा हुआ है जिससे करंट आई टोटल फ्लो हो रही है। यहाँ पर पहुँचने पर इस जंक्शन पॉइंट पर ये करंट दो भागों में डिवाइड हो जाती है, यानी 6 ओम और 3 ओम में। तो यहाँ पर आईएससी का मान यानी 3 ओम में बहने वाली करंट का मान हम क्या होगा, करंट डिवीजन से ज्ञात करेंगे और यहाँ पर पहले क्या करेंगे, आई टोटल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम आई टोटल का मान ज्ञात करेंगे। इसके बाद में जो ये आई टोटल आएगी वो दो भागों में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। उसको हम करंट डिवीजन रूल के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आई टोटल ज्ञात करते हैं। आई टोटल क्या होगी, टोटल वोल्टेज कितना हुआ, 10 वोल्ट। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 10 वोल्ट के सोर्स से। तो यहाँ पर देखिए 3 ओम क्या हो गया, सीरीज में हो गया। इसके बाद इस जंक्शन पॉइंट पर पहुँचने पर यहाँ पर 3 और 6 ओम एक दूसरे क्या हैं, समानांतर में हैं। तो इसको हम लिखेंगे आर इक्वलेंट इक्वल टू 3 + 6 समानांतर 3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आई टोटल इक्वल टू हो जाएगा 10/3 प्लस यहाँ पर क्या होगा, अंश में दोनों को एक बार गुणा करेंगे तो 6 × 3 और हर में दोनों को जोड़ देंगे 6 + 3। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आई टोटल इक्वल टू होगा 10/3 + 2 इक्वल टू 10/5। इस प्रकार इस 10 वोल्ट के सोर्स के द्वारा इस सर्किट में बहने वाली कुल धारा आई टोटल कितनी हुई, 2 एम्पियर। अब यहाँ पर आई टोटल यानी इस वाले जंक्शन पॉइंट पर ये करंट कितनी पहुंच रही है, 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर क्या होगी, 3 ओम और 6 ओम में क्या होगी, डिवाइड होगी। हमें करंट आईएससी किस में फ्लो हो रही है, 3 ओम में। तो 3 ओम में बहने वाली करंट आईएससी का मान ज्ञात करना है। तो ये किससे आएगी, करंट डिवीजन रूल से। अतः करंट डिवीजन रूल से आईएससी बराबर क्या हो जाएगी, आई टोटल। इस 3 ओम में हमें करंट का मान ज्ञात करना है तो क्या होगा, इसके जो अपोजिट समानांतर में जो ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो क्या है, R1। फिर इन दोनों का योग यानी R1 + R2। तो आईएससी बराबर क्या हो जाएगा, आई टोटल का मान कितना है, 2 × R1 का मान कितना है यहाँ पर 6, फिर R1 और R2 का मान रखते हैं 6 + 3। इस प्रकार इस पूरे सर्किट में जो आईएससी है उसका मान आया 4/3 एम्पियर। इस प्रकार स्टेप 1 में हमने आईएससी का मान ज्ञात किया। अब स्टेप 2 के अंतर्गत हम जानेंगे कि आर इक्विवेलेंट का मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आर इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करने के लिए दिए गए सर्किट से लोड ब्रांच को हटा देते हैं। तो यहाँ से हमने टर्मिनल ए और बी के मध्य में से क्या हुआ, लोड ब्रांच को हटा दिया और वहाँ पर हमने आर इक्विवेलेंट लिख दिया है। इसके अलावा यदि वहाँ पर कोई सोर्स है, यहाँ पर देखिए वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 10 वोल्ट का, तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इस 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया।
यदि करंट सोर्स हो तो उसको हम ओपन सर्किट कर देते हैं। इस प्रकार इस सर्किट को हमने मॉडिफाइड कर दिया। अब यहाँ पर हमें टर्मिनल ए और बी के मध्य में आर इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करना है। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, हम टर्मिनल ए से और कहाँ जाना है, बी पर। ए से हम स्टार्ट करेंगे, क्या आएगा, 3 ओम आएगा। इसके बाद इस जंक्शन पॉइंट पर 3 ओम और 6 ओम क्या हो गए, पैरेलल में हो गए। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3 + 6 पैरेलल 3। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3 प्लस इन दोनों को अंश में गुणा करेंगे, हर में दोनों का एडिशन। इस प्रकार आर इक्विवेलेंट 3 + 2 = हो गया 5 ओम। इस प्रकार स्टेप 2 में हमने आर इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करा, जो कि कितना आया, 5 ओम। अब स्टेप 3 के अंतर्गत हम नॉर्टन मॉडल बनाएंगे, जिसको हम नॉर्टन तुल्य परिपथ भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या होगा, करंट सोर्स के समानांतर में रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। करंट सोर्स है यहाँ पर ISC, तो ISC के समानांतर में हमने आर इक्विवेलेंट को कनेक्ट कर दिया और टर्मिनल ए और बी के मध्य में जिस लोड रेजिस्टेंस RL को हमने हटाया था उसको पुनः यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें इस लोड ब्रांच में बहने वाली करंट का मान ज्ञात करना है, जो कि IL है। अब यहाँ पर देखिए, ये करंट सोर्स लगा हुआ है 4/3 एम्पियर। यहाँ तक इस ब्रांच में करंट क्या फ्लो होगी, 4/3 एम्पियर। फर्दर ये नोड या जंक्शन पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद हमें इस 2 ओम में बहने वाली करंट ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक इस दो रेजिस्टेंस में 5 ओम और 2 ओम में करंट क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। हमें 2 ओम में बहने वाली करंट या IL का मान चाहिए, वो किससे आएगा, करंट डिवीजन रूल से। तो IL इक्वल क्या हो जाएगा, टोटल करंट। टोटल करंट क्या है, ISC। तो ISC इंटू इस वाली ब्रांच में करंट का मान ज्ञात करना है, तो अपोजिट ब्रांच वाला रेजिस्टेंस आएगा, क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट अपॉन दोनों का योग, आर इक्विवेलेंट प्लस RL। इनका मान रखा तो IL इक्वल टू ISC क्या है, 4/3 इंटू आर इक्विवेलेंट का मान क्या है, 5 अपॉन दोनों का योग 5 + 2। इस प्रकार IL इक्वल टू हो गया 4/3 इंटू 5/7 इक्वल टू 20/21 एम्पियर। इस प्रकार इस DC सर्किट के लोड रेजिस्टेंस RL 2 ओम में बहने वाली करंट का मान 20/21 एम्पियर है। अब हम इस नॉर्टन थ्योरम के द्वारा किस प्रकार AC सर्किट को सॉल्व करते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 2 में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, दिए गए सर्किट में 3 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान नॉर्टन प्रमेय से हमें ज्ञात करना है। तो इस वाले सर्किट में देख रहे हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है और ये इंडक्टर भी लगा हुआ है, J3 और J4, यानी R के साथ में L का कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या हुआ, AC सर्किट। तो यहाँ पर देखिए, जो वोल्टेज सोर्स है उसकी फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी है, R भी है और L भी है। तो ये क्या हुआ, AC सर्किट हुआ। DC सर्किट के अंदर सिर्फ क्या होते हैं, रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं। तो इस AC सर्किट में को सॉल्व करने के लिए हम जो आर इक्विवेलेंट स्टेप 2 में ज्ञात करते हैं, यहाँ पर आर इक्विवेलेंट के स्थान पर क्या हो जाएगा, जेड इक्विवेलेंट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, यानी तुल्य प्रतिबाधा। तो यहाँ पर देखिए, स्टेप 1 में सबसे पहले हम ISC का मान ज्ञात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ISC का मान ज्ञात करने के लिए जिस ब्रांच में करंट का मान ज्ञात करते हैं या जो टर्मिनल ए और बी के मध्य में कनेक्ट है, जो लोड ब्रांच है उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर ए और बी के मध्य में 3 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है। सबसे पहले इस 3 ओम को यहाँ से हम हटा देंगे और टर्मिनल ए और बी को क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। रिमेनिंग सर्किट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर इस सर्किट में आप देखिए, हमने टर्मिनल ए और बी के मध्य में 3 ओम को हटा के क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया और यहाँ पर करंट का मान क्या ले लिया हमने, ISC। तो इस प्रकार बाकी जो रिमेनिंग सर्किट है उसमें यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। अब ISC का मान ज्ञात करना है। तो ISC का मान यहाँ पर देखिए, ISC का मान ज्ञात करने कैसे होगा, करंट डिवीजन रूल से। सबसे पहले हम इस सर्किट की टोटल करंट ज्ञात करेंगे। तो I टोटल इक्वल टू आ जाएगा टोटल वोल्टेज अपॉन इसका इम्पीडेंस। टोटल वोल्टेज क्या है, I टोटल इक्वल टू 230 एंगल 0 डिग्री अपॉन, यहाँ पर देखिए ये इस वोल्टेज सोर्स से यहाँ पर चलें, ये सीरीज में आ रहा है, ये दोनों किस में है, समानांतर में। तो I टोटल इक्वल टू 230 एंगल 0 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा, 4 + J3
समानांतर J4। अब आगे देखिए, इस स्टेप को हम आगे सॉल्व करेंगे। क्या जाएगा, 230 एंगल 0 डिग्री अपॉन 4 प्लस, यहाँ पर जो हर में J3 और J4 समानांतर में है, अंश में क्या होगा, दोनों को गुणा करेंगे, यानी J3 डॉट J4 अपॉन हर में क्या होगा, दोनों का एडिशन होगा, J3 प्लस J4। आगे हम इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, 230 एंगल 0 डिग्री 4 प्लस J3 और J4 को गुणा किया, क्या जाएगा, J² 12 अपॉन J3 और J4 क्या हो जाएगा, J7। J से J कट जाएगा, तो ये आगे आई टोटल बराबर हो जाएगा 230 एंगल 0 डिग्री अपॉन 4 प्लस J12 अपॉन 7। आगे हमने इसको सॉल्व किया, 230 एंगल 0 डिग्री अपॉन 4 प्लस J12 में 7 का भाग दिया, क्या हो जाएगा, 1.71। अब यहाँ पर देखिए, जो 230 एंगल 0 डिग्री ये है R एंगल थीटा, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। और नीचे यहाँ पर देखिए 4 प्लस J 1.71, यहाँ पर ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। जब भी कोई फॉर्म x प्लस आयोटा वाई या x प्लस जे वाई की फॉर्म होती है, उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो नीचे जो हर में है क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है। और अंश में जो दिया हुआ है 230 एंगल 0 डिग्री, ये क्या है, R एंगल थीटा डिग्री। R क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड, थीटा क्या हुआ, फेज एंगल, तो इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। तो अंश में पोलर फॉर्म है और हर में क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए ये डिवीजन के रूप में है, तो यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर फॉर्म है इसको हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, R एंगल थीटा। तो इस प्रकार हम हर वाली जो 4 प्लस J 1.71 है, इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। उसके बाद उसका मान आता है 4.35 एंगल 23.2 डिग्री। इसके बाद आई टोटल इक्वल हो जाएगा 230 एंगल 0 डिग्री अपॉन 4.35 एंगल 23.2 डिग्री। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जब भी हमें डिवीजन करना हो या मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो उसको हम क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये R1 एंगल थीटा 1 मान लो इसको, ये हो जाएगा R2 एंगल थीटा 2। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है R1 यानी 230 में 4.35 का अपन भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा 52.87 एंगल। जब भी क्या है, यहाँ पर एंगल में हम डिवीजन करते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी एंगल थीटा 1 है अंश में, हर में एंगल थीटा 2 है, तो क्या आएगा, एंगल थीटा 1 माइनस थीटा 2, यहाँ हो जाएगा एंगल 0 डिग्री माइनस हर वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव माइनस 23.2 डिग्री, तो इसका मान क्या आ जाएगा, माइनस 23.2 डिग्री। इस प्रकार आई टोटल का मान आया 52.87 एंगल माइनस 23.2 डिग्री। अब यहाँ पर हमें ISC का मान ज्ञात करना है। इन टर्मिनल ए और बी के मध्य में जो करंट ISC फ्लो हो रही है, उसका मान हमें ज्ञात करना है। ये किससे आएगा, करंट डिवीजन रूल से। तो अतः करंट डिवीजन रूल से ISC बराबर क्या हो जाएगा, टोटल करंट ये फ्लो हो रही है। फिर यहाँ पे देखिए टोटल करंट ए डैश वाले जंक्शन पॉइंट या नोड पर आ रही है। यहाँ पर ये क्या होगी, J3 और J4 में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। हमें ISC करंट किस में फ्लो हो रही है, J4 में, इसका मान ज्ञात करना है। तो ISC बराबर क्या हो जाएगा, टोटल करंट आई टोटल इंटू इस ब्रांच में हमें करंट का मान ज्ञात करना है, तो इसके अपोजिट जो ब्रांच है क्या है, J3 है, उसका रेजिस्टेंस ऊपर आ जाएगा J3। फिर इन दोनों ब्रांचों में जो रेजिस्टेंस है उसका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, J3 प्लस J4। तो इस प्रकार ISC बराबर आई टोटल इंटू J3 अपॉन J3 प्लस J4। ISC बराबर क्या हो जाएगा, आई टोटल इंटू J3, इसके हर में इन दोनों का योग किया, क्या हो जाएगा, J7, J से J कट जाएगा। तो यहाँ पर आई टोटल का मान हमने रखा 52.87 एंगल माइनस 23.2 डिग्री इंटू 3/7। यहाँ पर इसको हमने फर्दर सॉल्व किया, तो इसका मान आया 22.66 एंगल माइनस 23.2 डिग्री। इस प्रकार स्टेप 1 में हमने ISC का मान ज्ञात किया। अब स्टेप 2 के अंतर्गत हम R इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करेंगे। चूँकि दिया हुआ सर्किट AC है, तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट क्या होगा, Z इक्विवेलेंट होगा, यानी इक्विवेलेंट इम्पीडेंस, जिसको हम बोलते हैं तुल्य प्रतिबाधा। लेकिन यहाँ पर R इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करने से पहले हम पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म के बारे में जानेंगे, ताकि हम AC वाले सर्किट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएँ। देखिए, x प्लस माइनस आयोटा वाई या x प्लस माइनस जे वाई के जो फॉर्म में होते हैं, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। यहाँ पर x होता है इसका रियल पार्ट और y होता है
इमेजिनरी पार्ट। तो जब भी आपको कहीं पर जैसे 2 + 3 आयोटा है तो ये क्या हुई, रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब यहाँ पर आर एंगल थीटा, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। आर इसका मैग्नीट्यूड है और थीटा क्या है, इसका फेज एंगल, तो इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। तो इस प्रकार आपने जाना कि x ± आयोटा y क्या होती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म, और आर एंगल थीटा क्या होती है, पोलर फॉर्म। तो जब भी हमें कहीं पर भी क्रॉस और डिवीजन, यानी हमको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी गुणा और भाग करना है, तो हम उसको आर एंगल थीटा यानी पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। यदि हमें प्लस और माइनस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना होता है तो उसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करते हैं। ये दो बातें आपको अच्छे से समझ लेनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर R1 एंगल θ1 अपॉन R2 एंगल θ2, ये कौन सी हुई, पोलर फॉर्म। अंश में भी पोलर फॉर्म है और हर में भी क्या है, पोलर फॉर्म है। और ये क्या हो रहा है, डिवीजन। तो जब भी डिवीजन हमको करना होगा तो हम हमेशा उसको किस में चेंज करेंगे, पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। और यहाँ पर R1 में R2 पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो एंगल है θ1 और एंगल θ2 ये दोनों क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यानी अंश में एक एंगल है और हर में एक एंगल है, तो दोनों क्या आएगा, हमेशा डिफरेंस आएगा, θ1 - θ2। इसी प्रकार देखिए R1 एंगल θ1 R2 एंगल θ2, यहाँ पर दोनों पोलर फॉर्म में दोनों ही क्या हो रही है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसमें इनका जो मैग्नीट्यूड होगा R1 R2 से गुणा हो जाएगा और जो एंगल है वो क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, एंगल θ1 + θ2। इस प्रकार हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करना है तो पोलर फॉर्म में चेंज करना है, और जो एंगल अंश बटा हर के रूप में होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब भी एंगल क्या होते हैं, गुणा के रूप में होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं। अब देखिए हम स्टेप 2 पर आते हैं। स्टेप 2 के अंतर्गत हमें आर इक्वलेंट अथवा जेड इक्वलेंट का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जेड इक्वलेंट अथवा आर इक्वलेंट का मान ज्ञात करने पर लोड ब्रांच या लोड रेजिस्टेंस या जिसके ब्रांच के में करंट का मान ज्ञात करना होता है उसको हम हटा देते हैं। तो ए और बी टर्मिनल के मध्य में जो भी लोड ब्रांच थी उसको हमने हटा दिया और वहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, जेड इक्वलेंट। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है कि हमें टर्मिनल ए से स्टार्ट होकर टर्मिनल बी पर वापस आना है और उसका आर इक्वलेंट या जेड इक्वलेंट ज्ञात करना है। इसके अलावा जो भी सोर्सेज होते हैं, यदि दिया गया सोर्स वोल्टेज सोर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, यदि करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट कर देते हैं। इस सर्किट में यहाँ पर वोल्टेज सोर्स था तो उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए जेड इक्वलेंट इक्वल टू आर इक्वलेंट इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसे चलेंगे, ये सीरीज में है और J3 और 4 किस में, एक दूसरे के समानांतर में। तो आर इक्वलेंट क्या हुआ, J4 + 4 समानांतर J3। आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो J4 आ जाएगा प्लस यहाँ पे 4 ओम और J3 क्या है, समानांतर में, तो अंश में दोनों को गुणा करेंगे तो 4 × J3 अपॉन हर में क्या होगा, दोनों का एडिशन होगा 4 + J3। आगे इसको हमने सॉल्व किया तो J4 प्लस इनको हमने मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा, J12 अपॉन 4 + J3। आगे यहाँ पर देखिए ये J4 प्लस, अब यहाँ पर J12 डिवाइड क्या हो रहा है, 4 + J3। तो अभी हमने जाना कि जब भी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करना हो तो किस में चेंज करते हैं, पोलर फॉर्म में। तो यहाँ पर J12 को भी हमने पोलर फॉर्म में चेंज किया यानी R1 एंगल θ1। इस रेक्टेंगल फॉर्म को भी हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, R2 एंगल θ2। इसके बाद इसका मान आया 12 एंगल 90 डिग्री अपॉन 5 एंगल 36.87 डिग्री। और यहाँ पर आगे देखिए J4 प्लस, अब यहाँ पर 12 में 5 का भाग दिया, कितना आया 2.4। इसके बाद देखिए ये एंगल θ1 कितना है, 90 डिग्री, एंगल θ2 क्या है, 36.87 डिग्री। ये अंश में है, ये हर में है, तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएंगे, θ1 - θ2 यानी 90 डिग्री - 36.87 डिग्री। इसका एंगल का मान आया 53.13 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो जब भी हमें एडिशन करना हो या सबट्रैक्शन करना हो तो हमको कौन सी फॉर्म चाहिए होती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो इस पोलर फॉर्म को फर्दर हम क्या होंगे, रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो J4 प्लस इस पोलर फॉर्म को हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज किया
तो 1.44 प्लस जे 1.92। आगे हमने इसको सॉल्व किया तो रियल पार्ट कितना है 1.44 प्लस इमेजिनरी पार्ट में J4 और क्या है J 1.92, इसको हमने एडिशन कर दिया या जोड़ दिया तो J.592 आ जाएगा। इसके बाद इस रेक्टेंगल फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज किया तो Z इक्वल टू 6.09 एंगल 76.3 डिग्री हुआ। इस प्रकार स्टेप 1 में हमने दिए गए संपूर्ण सर्किट का Z इक्विवेलेंट अथवा R इक्विवेलेंट को ज्ञात किया। अब स्टेप 3 के अंतर्गत हम इस संपूर्ण सर्किट का नॉर्टन मॉडल अथवा नॉर्टन तुल्य परिपथ बनाते हैं, जिसके अंतर्गत हम करंट सोर्स के समानांतर में रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस Z इक्विवेलेंट को कनेक्ट कर देते हैं। हमने स्टेप 1 में ISC का मान ज्ञात किया जो कि 22.66 एंगल -23.2 डिग्री है और Z इक्विवेलेंट का मान है 6.09 एंगल 76.3 डिग्री। यहाँ पर इस करंट सोर्स के हमने Z इक्विवेलेंट को समानांतर में कनेक्ट कर दिया। इसके बाद जो टर्मिनल A और B के मध्य में जो लोड रेजिस्टेंस को हमने हटाया था, उस लोड रेजिस्टेंस को पुनः हम टर्मिनल A और B के मध्य में कनेक्ट कर देते हैं। 3 ओम को हमने पुनः कनेक्ट कर दिया। इस 3 ओम में बहने वाली करंट का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 ओम में बहने वाली करंट का मान, यहाँ पर जो एक करंट सोर्स है इसके द्वारा इस टर्मिनल A डैश या नोड A डैश तक करंट ISC फ्लो हो रही है। इसके बाद इस वाली ब्रांच Z इक्विवेलेंट और RL में ये जो करंट है ISC क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो हमें 3 ओम में बहने वाली करंट I का मान ज्ञात करना है, जो किससे आएगी, करंट डिवीजन रूल से, क्योंकि यहाँ पर आने वाली करंट इन 2 ब्रांचों में डिवाइड हो रही है और हमें 3 ओम में करंट का मान ज्ञात करना है। तो I इक्वल टू सबसे पहले क्या हुआ, टोटल करंट क्या हुई, ISC। हाँ, हमें इस वाले रेजिस्टेंस में करंट का मान ज्ञात चाहिए, तो इसके अपोजिट में जो ब्रांच है समानांतर में Z इक्विवेलेंट, वो अंश में आ जाएगी। फिर इन दोनों ब्रांचों में क्या जाता है, योग Z इक्विवेलेंट प्लस RL, इसको हम बोलते हैं करंट डिवीजन रूल। अब यहाँ पर अगली स्टेप में हम ISC, Z इक्विवेलेंट और RL का मान रखेंगे। तो I इक्वल टू 22.66 एंगल -23.2 डिग्री इंटू यहाँ पर Z इक्विवेलेंट का मान है 6.09 एंगल 76.3 डिग्री डिवाइड बाई यहाँ पर Z इक्विवेलेंट का मान रख दिया और यहाँ पर RL का मान रख दिया। अब यहाँ पर देखिए इस स्टेप के बाद में I इक्वल टू यहाँ पर कोई चेंज नहीं है 22.66 एंगल -23.2 डिग्री इंटू यहाँ पर यह है पोलर फॉर्म है। अब इसके हम हर में देख रहे हैं कि 6.09 एंगल 76.3 डिग्री प्लस 3, यहाँ पर हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो जब भी हमको एडिशन करना हो तो कौन सी फॉर्म चाहिए हमको, रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो इस पोलर फॉर्म को हम किस में चेंज करेंगे, इस पोलर फॉर्म को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो रेक्टेंगुलर में चेंज करने पर इसका मान आया 1.44 प्लस J 5.92 प्लस 3। आगे फर्दर I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22.66 एंगल -23.2 डिग्री इंटू 6.09 एंगल 76.3 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए इसका रियल पार्ट है 1.44, इसका है 3, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा 4.44 प्लस ये है इमेजिनरी पार्ट तो J 5.92। आगे देखिए I इक्वल टू 22.66 एंगल -23.2 डिग्री इंटू, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। अंश में क्या है, पोलर फॉर्म है, हर में कौन सी है, रेक्टेंगुलर फॉर्म। जबकि हमने अध्ययन किया कि जब भी हमें डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो हम पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। तो अंश में पोलर फॉर्म है तो हर को भी हम क्या होंगे, पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इस रेक्टेंगुलर फॉर्म को हमने पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या हुआ 7.4 एंगल 53.13 डिग्री। आगे देखिए I इक्वल टू, अब यहाँ पर ये भी क्या है, पोलर फॉर्म में, जैसे R1 एंगल θ1, ये क्या हुआ R2 एंगल θ2, R3 एंगल θ3। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है हमको एक साथ में कर लेंगे, यानी R1 R2 अपन R3 हो जाएगा। तो R1 का मान यहाँ पर ये हो गया, ये R2 का मान हो गया, ये R3 का मान हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि जो भी एंगल है यहाँ पर देखिए, इसके बाद में ये
इसको अंश और हर में क्या है पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया। यहाँ पर देखिए 6.09 में क्या होगा 7.4 का भाग दिया, और यहाँ पर ये एंगल क्या है θ1 और ये क्या है θ2। तो यहाँ पर इसका मान हमें ज्ञात करना है। ये किसके रूप में है डिवीजन के रूप में, तो एंगल θ1 ये क्या हुआ एंगल θ2 क्या हो जाएगा एंगल θ1 माइनस θ2। तो 6.09 अपॉन 7.4 एंगल क्या हुआ 76.3 डिग्री में से हमने 53.13 डिग्री को घटा दिया, तो इसका मान आया 23.173 डिग्री। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर ये 22.66 ये क्या है R1 है, 6.09 क्या है R2 है, ये क्या है R3। तो इनको हम आपस में गुणा कर देंगे 22.66 इंटू 6.09 अपॉन 7.4। और यहाँ पर देखिए इसको यदि हम माने एंगल θ1 ये क्या है एंगल θ2, तो दोनों एंगल क्या हो रहे हैं गुणा हो रहे हैं। जब भी पोलर फॉर्म में एंगल क्या होते हैं गुणा होते हैं तो उनको हम जोड़ देते हैं यानी एडिशन कर देते हैं। तो एंगल यहाँ क्या हो जाएगा इन एंगल में -23.2 डिग्री प्लस 23.17 डिग्री। इस प्रकार आई का मान आया। इनको सॉल्व करने पर 18.648 एंगल -0.03 डिग्री। इस प्रकार हमने इस नॉर्टन थ्योरम के द्वारा डीसी सर्किट एवं एसी सर्किट के क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम एसी सर्किट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें रेक्टेंगल फॉर्म और पोलर फॉर्म के बारे में आना चाहिए। थैंक यू सो मच।